किसी भी बड़े प्रदर्शन के दौरान या उसके बाद मुख्यधारा के मीडिया में प्रदर्शनकारियों को पहले से ही बदनाम करने की कोशिश क्यों दिखाई देती? उन्हें कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, खान हमसे कह रहा है कि आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बोलने और लिखने के लिए किसी भी तरीके का माध्यम यूज कर सकते हैं। हजारे आंदोलन 2011 में हुआ था। ये आंदोलन भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, जन लोकपाल लोकायुक्त की मांग थी। इन आंदोलनों के जरिए कहीं पे आपको रैली करने का मौका मिलता है, धरना देने का मौका मिलता है। अगर हम उस हिस्से पे भी चर्चा करेंगे कि इस स्वतंत्रता की हद क्या है। देखिए, 19(2) हमें यह कहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है आपके पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है आपके पास, आप सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, पर इसका एक दायरा है, पर इसका एक दायरा है। वो किसी की अस्मिता के खिलाफ ना हो, वो दायरा है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ ना हो, वो दायरा है कि वो दंगा भड़काने वाला ना हो। तो 19(2) के हिसाब से सीजेपी ने, मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ और एक्स एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी के खिलाफ गालियों की बौछार की गई थी या अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। 19(3) इसमें क्या कहता है कि आपको असेंबली बनाने की तो स्वतंत्रता है, पर उस असेंबली के साथ हद है कि आप किसी भी तरीके के देश विरोधी कार्यों में नहीं रहेंगे, किसी भी तरीके के जन विरोधी कार्यों में नहीं रहेंगे, किसी भी तरीके के धार्मिक उल्लंघन कार्यों में नहीं लिप्त होंगे, तभी आपको यह स्वतंत्रता मिलती है। 4 भी इसी तरीके सेम, जैसे असेंबली में उन कार्यों को 4 भी में भी कहा गया है कि आपको जैसे 4 में है कि आप कोई भी संगठन बनाते हैं, अगर वो देश विरोधी संगठन है, जन विरोधी संगठन है, किसी धर्म के विरोधी संगठन बनाया गया है, तो उसकी आवश्यकता संविधान के हिसाब से नहीं है, मतलब उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड माना गया है। 1905 कहा गया है मूवमेंट आप कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, मगर कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, कुछ ऐसे भी प्लेस होते हैं जहां पर आपको सरकार की अनुमति देश सुरक्षा हेतु, संस्कृति सुरक्षा हेतु और आपकी सभ्यता या पर्यावरण सुरक्षा हेतु जरूरी होती है। जैसे अब आप चले जाओ कैंट में, कदों में कैंट में घूमना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि देश की सुरक्षा की बात है। आप संसद परिसर में ऐसे नहीं जा सकते, देश की सुरक्षा की बात है। संसद भवन के अंदर नहीं जा सकते, राष्ट्रपति भवन के अंदर नहीं जा सकते, जबकि वो एक तरीके से देश के लोगों के पैसे पे बनी वस्तु है, मगर आप ऐसे नहीं जा सकते। तो आपको समझना पड़ेगा, 1905 के अंदर कहीं पे तो जा सकते हैं, कहीं पे बच सकते हैं, मगर कुछ ऐसी जगह हैं जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पे कई जगहों पे आप जमीन लेके बस नहीं सकते। दूसरा है आपका ऑक्यूपेशन, कि आप कोई भी व्यवसाय करिए, कोई भी नौकरी करिए, कोई भी बिजनेस करिए, कोई मना नहीं है, मगर साथ ही साथ वो कानूनी नियम के तहत है। कोई मुझसे आके कह दे कि मैं मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूं, तो संविधान मना थोड़ी ना करेगा, आप खोल लीजिए मेडिकल स्टोर। मगर संविधान ये जरूर कहता है कि वो मेडिकल स्टोर कानूनी नियम के तहत होना चाहिए, और कानून ये कहता है कि मेडिकल स्टोर वही खोल सकता है जो फार्मेसी किया हो, या डॉक्टर वही बन सकता है जो एमबीबीएस किया हो। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? दुकान वही खोल सकता है जो जीएसटी लिया हो या रजिस्ट्रेशन किया हो। तो ये सब चीजें यहां पे आपने समझा किस तरह की हमें स्वतंत्रता है, और यहां पे आपने समझा किस तरीके की उनमें हदें हैं, जहां पे हमें संविधान या आंदोलन के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ये एक छोटा सा टॉपिक था, और मैं ये सोचता हूं कि आंदोलन जो मैंने किया है, ये चैप्टर वो इसलिए किया था क्योंकि जो आज सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट के आधार पे मैंने इसको समझाने की कोशिश की कि क्या संवैधानिक और क्या असंवैधानिक है। उसी आधार पे मैं कुछ और आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ सवाल भी उठते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, और ये इसलिए उठते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या संवैधानिक था या क्या असंवैधानिक था। पहले सवाल हम भारत सरकार से पूछेंगे। भारत सरकार से इसलिए पूछेंगे क्योंकि पहली जिम्मेदारी आपकी भारत सरकार की है। पहली जिम्मेदारी जब उनकी है, तो पहला सवाल भी उन्हीं का बनता है। कुछ सवाल हैं भारत सरकार से, उनको पूछते हैं। आपने भारत सरकार के सवाल तो देख लिए, अब कुछ सवाल उस विरोधी संगठन से भी है जिन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा था या किया था या शुरुआत की थी, क्योंकि ये सवाल तो उनके लिए भी बनते हैं। तीसरा और लास्ट, ये इनमें होना नहीं चाहिए था, सवाल दो ही लोगों से होना चाहिए, पक्ष से या विपक्ष से, मगर यहाँ पे एक तीसरा सवाल भी बनता है,
और ये सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि 2014 के बाद राजनीतिक स्थिति में जो बदलाव आया है, पॉलिटिकल इंपैक्ट जो बदला है, लोगों के माइंड में जो चीजें चली गई हैं, उनसे भी कुछ सवाल उठते हैं। वो सवाल आज के वो ब्रेन वॉश जो माइंड गेम चल रहा है लोगों के साथ, उस पे किया जा रहा है। तो उसको भी जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि इन सवालों में क्या हकीकत है। प्रदर्शनकारियों से संवाद क्यों नहीं किया गया? प्रदर्शन स्थल पर जाकर सोनम वांगचुक जी का अनशन क्यों नहीं तुड़वाया गया था? सोनम वांगचुक जी को उस स्थल से उस अवस्था में क्यों ले जाया गया? प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपने नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रखे थे? प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बिना वर्दी के प्रदर्शनकारियों को क्यों मार रहे थे? प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज क्यों किया गया? प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई लाठियों में कीलें क्यों लगी हुई थी? प्रदर्शन के दौरान एक्सपायर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का प्रयोग क्यों किया गया? एक चीज और कहना चाहता हूं, ये सभी दावे हैं। अगर ये दावे सच है तो इनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब आपने संसद की ओर मार्च कूच का आह्वान किया था तो पर्याप्त वॉलंटियर क्यों नहीं तैनात किए गए थे ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके? जब प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा था तो पहले से सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि किसी भी प्रकार की पत्थरबाजी या हिंसा ना हो? जब प्रदर्शन चल रहा था तो ऐसा प्रबंधन क्यों नहीं किया गया कि किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे? जब प्रदर्शन चल रहा था तो मन से बार बार यह अपील क्यों नहीं की गई कि देश के सम्मानित व्यक्तियों के खिलाफ अभद्र या आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग न किया जाए? प्रदर्शन के दौरान पहले कभी नहीं देखे कुछ बाहरी व्यक्ति सरकार के पक्ष में आकर प्रदर्शनकारियों से बहस या टकराव करने की कोशिश कर रहे थे। क्या इससे प्रदर्शन का माहौल खराब नहीं हुआ? प्रदर्शन समाप्त होने के बाद वे कौन लोग थे जो ना तो प्रशासन का हिस्सा थे और ना ही किसी सरकारी एजेंसी के अधिकारी, फिर भी प्रदर्शन से लौट रहे छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं? क्या ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच शुरू हुई है? प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों तक भोजन और पेयजल पहुंचाने में बाधाएं क्यों उत्पन्न की गई? यदि प्रदर्शन समाप्त हो चुका था और सरकार तथा प्रदर्शनकारियों के बीच शांतिपूर्ण सहमति बन गई थी तो उसके बाद भी प्रदर्शन में शामिल लोगों को क्यों डिटेन किया जा रहा है या हिरासत में लिया जा रहा है? किसी भी बड़े प्रदर्शन के दौरान या उसके बाद मुख्यधारा के मीडिया में प्रदर्शनकारियों को पहले से ही बदनाम करने की कोशिश क्यों दिखाई देती? उन्हें कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी या विदेशी एजेंट जैसे विशेषणों से क्यों जोड़ा जाता है? क्या ऐसे दावों के समर्थन में पर्याप्त और सत्यापित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं या इससे जनता की धारणा प्रभावित की जाती है? इसी के साथ ये सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया था, जो आज का प्रोटेस्ट हुआ है उसकी स्थिति पर। तो आप लोग इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, और जो लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने एक नोट्स भी तैयार किया है, वो टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वहां पे उस नोट्स को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए और पढ़िए, एग्जाम क्रैक करिए। साथ ही साथ अगर सवाल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो मैंने पहले कहा वही गुजारिश बाद में भी है। दूसरी चीज, जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आंदोलन और धरना सरकार को जगाए रखने की एक आशा है, वरना अक्षरों में लिखी हुई केवल परिभाषा है। जय हिंद। इस वीडियो के बाकी सभी भागों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।